अपने पिता का खेत विरासत में मिला था, जहां वह वर्तमान में रह रहे थे। एलिना शादी के कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई और उसने जुड़वा बच्चे एलिजा और ओलपाल का जन्म हुआ। एलिजा का नाम ही रीना है। फिर वह 2 साल में फिर से गर्भवती हो जाती है। इसका मतलब था कि राज और एलिना वर्तमान में 25 वर्ष के थे। एलिजा और ओरपाल 8 वर्ष के थे। ट्रायन 6 वर्ष का, तिस्ता 4 वर्ष की और अंत में लिथ 2 वर्ष का था। वास्तव में अधिकांश जानकारी उसके भाई बहनों के प्रश्नों से निकाली गई थी। लिथ ज़्यादातर यह क्या है, वह क्यों है प्रकार के प्रश्नों तक ही सीमित था। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हुए उसने यह भी पाया कि उसके पिता के पास इतना अच्छा खेत, अपना खलिहान और मुर्गी खाना होने के बावजूद मेज पर भोजन रखने में इतनी समस्या क्यों थी। तिस्ता को एक जन्मजात बीमारी थी जिसने उसे कभी भी शारीरिक परिश्रम से रोका, उसे बीमारी के प्रति संवेदनशील बना दिया। तेज चलना ही उसे बेदम करने के लिए काफ़ी था। वह समय समय पर खांसती और जब चीज़ें बिगड़ने वाली होती तो खांसी हिंसक हो जाती। उस बिंदु पर उसके माता पिता में से किसी ने नाना को दिखाना और उसे ठीक करने के लिए गांव भागना पड़ता, लेकिन वह वास्तव में ठीक नहीं हो सकती थी, केवल लक्षणों को कम कर सकती थी और उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति में लौटा सकती थी। और जबकि चेकअप महंगा नहीं था, उपचार था, साथ ही भले ही राज उसे ले जाना पड़ता था, फिर नाना को घर वापस लाता और फिर उसका अतिरिक्त खर्चा होता। राउंड ट्रिप करने का मतलब था नाना का व्यवसाय खोना, इसलिए उसे मुआवजे की आवश्यकता थी। यह हीलर की निरंतर आवश्यकता थी जिसने उनके बजट पर इतना दबाव डाला था। लिथ को उसके लिए बहुत दुख हुआ। तिस्ता के साथ अधिक समय न बिताने के बावजूद वह एलिना और एलिजा दोनों के लिए कीमती थी और यह उसके लिए भी कीमती बनाने के लिए काफ़ी था। उसने असहाय महसूस किया, लाइट और डार्कनेस मैजिक का अभ्यास करने में अपनी असमर्थता को कोसा। लाइट मैजिक के लिए मरीज की आवश्यकता थी और जब तक कि वह ठोस समझ हासिल नहीं कर लेता यह कैसे काम करता है और इस दुनिया में ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, वह किसी के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। डार्कनेस मैजिक एक अलग कहानी थी। लिथ ने इसे केवल एक बार देखा था। उसके परिवार में कोई भी इसका उपयोग नहीं करता था और उस पर एक अवसर भी था। उसने स्पष्ट रूप से उस विनाशकारी शक्ति को महसूस किया था जो इसके पास थी। वह इसके प्रति पक्षपाती भी था क्योंकि पृथ्वी पर काले जादू को हमेशा बुरी प्रथाओं और अनडेड्स के साथ जोड़ा जाता था। इसलिए उसने संभावित रूप से भयानक चीज़ के साथ छेड़खानी करने की कोई इच्छा नहीं थी। लिथ केवल जीते रह सकता था, अंततः जादू में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा करते हुए, उस पागलपन को सहन करते हुए जिसे वह पारिवारिक जीवन कहने का आदी हो रहा था। उसे जीवंत होना था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसे जिज्ञासु भी होना था लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। उसे इधर उधर भागना था लेकिन कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकलना था। उसके माता पिता कभी संतुष्ट नहीं हुए। यदि वह किसी कोने में मेडिटेशन करने की कोशिश करता तो वे चिंतित हो जाते क्योंकि वह बहुत शांत या बहुत आलसी था। यदि उसने दिन इधर उधर जाने या उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसे रास्ते में आने के लिए डांटा जाता। उन्होंने उसे कामकाजी जादू यानी कि कोर मैजिक, जो नाम वह अपने दैविक जीवन में उपयोग किए जाने वाले दर्जे के जादू को कहते थे, सीखने से इनकार कर दिया और उन्हें सीखने से मना कर दिया। लिथ किसी काम के साथ आए बिना बाहर नहीं जा सकता था, चिमनी के पास नहीं जा सकता था, बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछ सकता था। सब कुछ मूल रूप से तब तक वर्जित था जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता। एक से अधिक बार लिथ चिल्लाना चाहता था, मैं जैविक रूप से युवा हो सकता हूँ लेकिन मैं वास्तव में यहाँ सबसे बड़ा हूँ, धिक्कार है। लेकिन वह केवल इसे बर्दाश्त कर सकता था और आज्ञा मान सकता था। ओरपाल के साथ उसका झगड़ा कभी नहीं सुलझा और वह स्पष्ट रूप से अपने भाई की ओर से ट्रायन की शत्रुता महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से ओरपाल ट्रायन के लिए वही था जो एलिजा लिथ के लिए थी, उसका आदर्श। ओरपाल के विपरीत ट्रायन उसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं करेगा, यहाँ तक कि जब उनके माता पिता अनुपस्थित हों। लेकिन लिथ स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसका
जब भी उसका भाई उसकी मदद करता वह केवल विनम्रता के लिए था, उनके बीच कोई दया नहीं थी। लिथ ने जल्दी ही बदले में उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही अपने पुराने जीवन का आधा हिस्सा बेकार परिवार के सदस्यों के बारे में चिंतित होकर बिताया है। वहाँ रहा हूँ, वह किया है, इसलिए धन्यवाद, लेकिन नहीं धन्यवाद। यदि आप मूर्ख बनाना चाहते हैं तो शौक से बने, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। मामले के बारे में ये उसके विचार थे, इसलिए उसने चीज़ों को सड़ने दिया। एक बार जब वह 3 साल का हो गया तो वह इसे और सहन नहीं कर सका। कड़ाके की ठंड के महीनों के कारण होने वाली बोरियत, जहाँ वह मूल रूप से 24 घंटे घर पर फंसा हुआ था, निरंतर भूख से और अधिक बढ़ गई, उसे पागल करने वाली थी। यह एक तूफ़ानी दोपहर थी और परिवार चिमनी के चारों ओर इकट्ठा था। एलिना अपनी बेटियों को सिलाई करना सिखा रही थी। राज और ओरपाल को लकड़ी तराशना सिखा रहा था, जबकि ट्रायन और लिथ को केवल देखने की अनुमति थी। वे अभी भी किसी भी तेज वस्तु को संभालने के लिए बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि सिलाई भी वर्जित थी। लिथ ने पहले ही पूछा था कि जिससे उसके पिता चकित और उसकी माता खुश हो गई थी। तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे हाथ अभी भी बहुत अनाड़ी हैं, राज ने उत्तर दिया। और एलिना सही थी। लिथ का शरीर उसके पुराने शरीर की तुलना में और भी अधिक अनाड़ी महसूस होता था। इससे पहले कि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया था, खोई हुई सभी मांसपेशियों की स्मृति का विचार ही उसे रुला देने के लिए काफ़ी था। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। राज ओरपाल को निर्देश देना समाप्त करें और फिर लिथ ने अपना सारा साहस जुटाया और उसे पढ़ना लिखना और गिनना सिखाने के लिए कहा। राज हक्का बक्का रह गया। तुम बहुत छोटे हो। आमतौर पर बच्चे स्कूल जाने और सीखने के लिए 6 साल के होने तक का इंतज़ार करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह उबाऊ है? यह वह दर्शन था जिसे उसके वंश के हर आदमी ने हमेशा कायम रखा था। उबाऊ, कुछ न कुछ करते हुए यहाँ बैठने से ज़्यादा उबाऊ क्या हो सकता है? कल और परसों की तरह, और शायद कल भी। कृपया पिताजी मुझे आजमाएं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राज नहीं जानता था कि कैसे ना कहा जाए। लिथ ने उससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा था, भले ही वह स्पष्ट रूप से अभी भी भूखा हो। यदि वह नोटिस करता है कि अब भोजन नहीं है तो वह कभी और नहीं मांगता। उसने सोचा, ओरपाल के विपरीत, मुझे नहीं पता कि लिथ बहुत अच्छा है या मैं ओरपाल को बहुत अधिक बिगाड़ रहा हूँ। वह वास्तव में बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता था, लेकिन एलिना पहले से उसे घूर रही थी। उसके हाथ कभी सिलाई करना बंद नहीं करते थे। उसका मुंह लड़कियों को समझाता था कि क्या गलत कर रही हैं, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से उस पर टिकी थीं। धिक्कार है, मैं क्या कह सकता हूँ। सीखने के लिए खतरनाक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, बस उपकरण। मैं कभी कभी कितना मूर्ख होता हूँ। राज ने लिथ की पिल्ली जैसी आंखों में देखा। उसका दिल शिकंजे की तरह दब गया, लेकिन उसने फिर भी उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें बेटे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम लिख सको, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लिथ ने पूछने से पहले चीज़ों पर विचार किया था, इसलिए उसके पास पहले से एक समाधान मौजूद था। उसने उनके पास मौजूद सबसे बड़ी ट्रे उठाई और इसे चिमनी के पास एक बाल्टी में जमा की गई राख से भर दिया। अब हमारे पास है, हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। राज लिथ की सरलता से चकित था और एलिना भी। वह फिर से आपत्ति करने वाला ही था कि जब उसने देखा कि घूरना अब त्योरियों में बदल गया। उसके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे और इसका मतलब उसके लिए मुसीबत था। बाहर तूफान था, वह अंदर आने वाले तूफान से भाग नहीं सकता था, इसलिए एक गहरी आह के साथ उसने हार मान ली। तुम कहाँ से शुरू करना चाहते हो? राज केवल यही उम्मीद कर सकता था कि लिथ जल्दी बोर हो जाए और उसने आराम पर लौटने दे गिनती। लिथ ने उत्तर दिया, इसलिए राज उसके पास फर्श पर बैठ गया और राख में रेखाएं खींचने लगा। लिथ उत्साहित था।
को खुद पर बहुत गर्व महसूस नहीं हुआ। लोहा गर्म होने पर वार करते हुए उसने राज से उसका लकड़ी का एक पैमाना बनाने के लिए कहा, जो 50 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा और चौड़ा हो। सामने की तरफ उसने पूरी वर्णमाला उकेरी, पीछे की तरफ नंबर। यह उसके होमवर्क के दौरान लिथ का सहारा था, एक उपकरण जो उसके लिए माता पिता को परेशान किए बिना किसी भी समय अभ्यास करने के लिए आवश्यक था। राज अभी भी 7वें आसमान पर था, इसलिए उसने लिथ द्वारा अनुरोधित अजीब बड़े आकार के बारे में कोई सवाल नहीं की। वह इसे आसानी से बहुत पतला और छोटा बना सकता था, जिससे इसे साथ ले जाना आसान हो जाता, लेकिन लिथ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे अपनी इच्छा पूरी करने की भीख मांगी। लिथ ने इस बार ओरपाल की शत्रुतापूर्ण नज़रों को नहीं छोड़ा था। जब कोई उसे जीनियस कहता था, तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि इसे दुर्घटना से तोड़ना या गायब करना आसान न हो। यह हमेशा अपने साथ कुछ न ले जाने का सही बहाना था, जिस पर वह स्पिरिट मैजिक का अभ्यास कर सके। जब मौसम आखिरकार साफ हो गया, तो एलिना ने फैसला किया कि यह तीस्ता के लिए नाना द्वारा चेकअप कराने का सही समय था। पिछले उन दिनों के दौरान इतनी ठंड और हवा के साथ राज और ओरपाल ने घर के रखरखाव में चाहे कितनी भी मेहनत की हो, फिर भी वह थोड़ी हवा आ रही थी। तीस्ता इतनी खास रही थी कि एलिना उसके गंभीर रूप से चिंतित थी, इसलिए उसने खच्चर वाली गाड़ी ली और तीस्ता और लिथ को लुटिया गांव ले गई। खराब मौसम बहुत लंबे समय तक चला था और जमा हुआ खेत का काम दूसरी ठंड की लहर आने से पहले समाप्त करने के लिए सभी की मदद की आवश्यकता थी। उसे लिथ को साथ लाना पड़ा। वह अकेला छोड़ने के लिए बहुत छोटा था। उन्हें अपने पास मौजूद सभी गर्म कपड़ों से लादने के बाद यात्रा शुरू की। लिथ वास्तव में बहुत खुश था। यह उसके लिए खेत की सीमाओं से बाहर की दुनिया को देखने का पहला मौका था। ऐसा अनुभव से वह बहुत कुछ सीख सकता था। रास्ते में उन्हें एक से अधिक बार आवारा यानी कि ग्राथ्स ने परेशान किया। वे ततैया जैसे कीड़े थे, जिनके पेट के अंत में एक नया जहरीला डंक था। पृथ्वी की ततैया की तुलना में वे बहुत अधिक बालों वाले थे और पीले के बजाय नीले थे। ग्रेट मदर के नाम पर वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? एलिना ने शिकायत की। उन्हें सर्दियों के इतनी जोर से लगी कि वह पहले से ही जानता था कि वह उस रात किसके बारे में सपना देखेगा। जब वे नाना के घर पहुँचे तो लिथ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उनके
अपने घर से बड़ा था, फिर भी एलिना ने उसे एक से अधिक बार बताया था कि नाना अकेली रहती है। उसकी आंखों में इसका मतलब यह था कि वह एक अमीर परिवार से थी, या अधिक संभावना है कि उपचार एक आकर्षक व्यवसाय था। लिथ ने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द लाइट मैजिक में महारत हासिल करनी होगी। दरवाज़ा खुला था और अंदर लिथ ने डॉक्टर के प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम की जानी पहचानी भावना महसूस की। अंदर एक ही बड़ा कमरा था जिसे औषधियाँ, जड़ी बूटियों और लोबान की महक आ रही थी। कमरे के अंत में बाईं ओर एक दरवाज़ा था जो शायद नाना के रहने के क्वार्टर की ओर जाता था। दाईं ओर एक बहुत बड़ा चौड़ा पर्दा था जिसके पीछे नाना मरीजों को देख रही थी और उनका इलाज कर रही थी। बाकी जगह बेंचों और कुर्सियों से भरी हुई थी और उनमें से कई पहले से ही भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई परिवारों ने अच्छे मौसम का उपयोग करने का फैसला किया। एलिना ने दूसरों को परेशान न करने और शांत रहने का निर्देश देने से पहले अपने बच्चों के सभी अतिरिक्त कपड़े उतार दिए। प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम उभी हुई माताओं से भरा हुआ था और जल्द ही एलिना बातचीत में शामिल हो गई, उसके साथ अपने अनुभव और सलाह साझा करने लगी। लिथ बिना किसी रोक टोक के इधर उधर घूम सकता था। महिलाएं अपने बच्चों को नियंत्रित